वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजी चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर, जिसमें आज हम देखेंगे आपकी गौरी से आगे की स्टोरी को। ठीक, और देखेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, इसमें अन्य क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो इसका टॉपिक था वो था विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में हमने देखा था सबसे पहले अरबियों के बारे में, दूसरा देखा था तुर्कियों के बारे में, और अरबी में हमने एक नाम पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम का। शॉर्ट में लिख देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का नाम पढ़ा था, जिससे संबंधित आपको जानकारी इससे पहले के लेक्चर में मिल जाएगी, तो आप प्लीज उस लेक्चर को देखिएगा। आगे देखते हैं कि दूसरा जो हमने इसमें देखा था विदेशी आक्रमण में तुर्की आक्रमणकारी के बारे में देखा था, जिसमें एक आपका आया था अरबी आक्रमणकारी और दूसरा आया था आपके तुर्की आक्रमणकारी। और इसमें हमने नाम देखे थे यहाँ पे अरबी आक्रमणकारी में कासिम, तुर्की में दो वंश निकल के आए थे, गजनी और गौरी वंश। गजनी में हमने पढ़ा था अल्पतगीन, सुबुतगीन और महमूद गजनवी, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था आपका महमूद गजनवी, जिसके यहाँ पे आक्रमण की जानकारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, तुर्की में हमने दूसरा वंश देखा था गौरी वंश, जिसमें हमने आक्रमणकारी में देखा था महमूद शिहाबुद्दीन गौरी के बारे में। ठीक है, मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी के बारे में देखा था, कैसे उसने यहाँ पे क्षेत्र को विजित किया, कौन कौन के उससे युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये सभी हमने यहाँ पे देखा था। और लास्ट में हमने देखा था कि 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर गौरी की मृत्यु हो जाती है और खोखर नामक जनजाति द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। और इसी के बाद जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है कि कैसे गौरी की मृत्यु के पश्चात भारत की यहाँ पे सत्ता में क्या क्या परिवर्तन हुए, या भारत के यहाँ पे चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आया, वो हम आगे आज डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा कि जिस प्रकार गौरी की मृत्यु होती है तो गौरी के साथ साथ भारत में इस समय उनके साथ उनके गुलाम भी आए होते हैं, जिसमें कुछ प्रसिद्ध नाम हैं आपके बख्तियार खिलजी, दूसरा आपका नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और तीसरा आता है आपका यालदौद, चौथा आता है कुबाचा। इसमें से जो सबसे करीब उसका मान सकते हैं दो हैं, बख्तियार खिलजी और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन दोनों में अगर आपसे पूछे इंपॉर्टेंट उसके करीब कौन है या इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो आप कह सकते हैं ऐबक, क्योंकि गौरी ने यहाँ से लौटते समय या भारत से लौटते समय किसको भारत की सत्ता सौंपी थी, या भारत में आपका अपना सेनापति के रूप में नियुक्त किया था या केंद्र बिंदु के रूप में नियुक्त किया था, तो उसमें आप नाम बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। और दूसरा जो यहाँ पे गौरी के गुलाम वगैरह आए हुए हैं, ये साथ ही में भारत को लूटने का कार्य करते हैं, जिसमें पहला नाम आता है बख्तियार खिलजी का, जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है और साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गौरी के किस गुलाम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। ठीक, तो आप इसमें यही आंसर करेंगे, बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं कि पूछा जाता है एक क्वेश्चन और कि अजमेर स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय या वहां पे एक बोल सकते हैं संस्कृत आपका सरस्वती देवी का मंदिर भी यहीं पे लिखा हुआ मिलता है, तो घबराना नहीं है, दोनों या तो संस्कृत विश्वविद्यालय मिलेगा या तो सरस्वती मंदिर मिलेगा, जो बनाया था आपका विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इनके द्वारा अजमेर में यह बनाया जाता है, जिसको ध्वस्त करने का श्रेय जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को, और ऐबक द्वारा इसको ध्वस्त करने के पश्चात इसके स्थान पर बनाया जाता है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो पूछा जाती है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनाएगी, तो आप लोग आंसर करेंगे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहां पे बनाई गई, तो अजमेर में बनाई गई। अजमेर में किसको ध्वस्त करके बनाया गया, तो संस्कृत विश्वविद्यालय या सरस्वती मंदिर को तोड़ करके बनाया गया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। इसके बाद चलते हैं कि पूछा जाता है कि गौरी ने जाने के समय अपने गुलामों को कौन कौन से स्थान यहाँ पे दिए हुए थे। तो ऐबक में देखेंगे आप पूर्वी भारत, शेष अन्य भारत आपको दिया है बख्तियार खिलजी को। दूसरा देखेंगे आप लोग यालदौज को दिया है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, कुबाचा को दिया है सिंध और मुल्तान वाला क्षेत्र।
तो इन क्षेत्रों में उनको क्या बनाया, अपना प्रमुख यहाँ पे नियुक्त किया हुआ है। और इसके जाते समय रास्ते में ही 1206 में यहाँ पे हत्या कर दी जाती है गौरी की। और इसी के पश्चात एक नया निकल के आता है जो कि उसके गुलामों द्वारा ही एक सत्ता स्थापित की जाती है। इसे आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। और यह सल्तनत स्टार्ट होती है आपकी 1206 से 1526 तक। पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है, तो यही आंसर करेंगे 1206 से 1526 तक। अब इसमें पूछा आता है यहाँ से क्वेश्चन, या तो आपको आएगा ये क्रम लगाने के लिए कि किन किन वंशों ने यहाँ पे शासन किया है, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी आंसर करेंगे। कभी कभी ये नहीं पूछ के पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया है, तो आंसर करेंगे 5। क्रम आपको बता ही दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन जो इनसे बनेगा इनके संस्थापकों के बारे में। जैसे पूछ देगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आप आंसर करेंगे ऐबक। लेकिन याद रखिएगा यहीं पे पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आंसर करेंगे इल्तुतमिश। याद रखिएगा ये हैं आपके वास्तविक संस्थापक में है इल्तुतमिश। आगे देखते हैं, खिलजी ने पूछेगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो आंसर करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस प्रकार तुगलक में जाएंगे तो गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें आप लोग शॉर्ट में लिख देते हैं जीएसटी। ठीक है। आगे देखेंगे सैयद में पूछा आता है तो वहां पर आंसर करते हैं खिज्र खां। और लास्ट आपसे पूछा आता है लोधी वंश, तो यहाँ पर आंसर करते हैं बहलोल लोधी के बारे में। तो बच्चों ये था आपका संस्थापक से रिलेटेड। अब पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के इन वंशों का समयकाल बताइए, या इनको इनके समयकाल के अनुसार इनके क्रम में लगा दीजिए, यानी टाइम पीरियड पूछा जाएगा। ये तो पर्टिकुलर एक का पूछा जाएगा या 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोला जाएगा इनको इनके सही क्रम में लगाइए, ठीक, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। थोड़ा बहुत इनके टाइम पीरियड पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो पहला वंश है गुलाम वंश, ये 1206 से 1290 तक आपका शासन करता है। दूसरा जो आपका खिलजी वंश है ये शासन करेगा आपका 1290 से 1320 तक। इसी प्रकार जब आगे चले जाएंगे तुगलक वंश में, तो ये आपका शासन करता है 1320 से 1414। और जब इसके बाद सैयद आता है तो उसका टाइम पीरियड आप लिखेंगे 14 से 1451। और लास्ट आपका लोधी वंश है, लोधी वंश करेंगे 1551 से 1526। और इसी समय लास्ट आपका इब्राहिम लोधी इस वंश का होगा। इस वंश में 3 ही शासक हैं। पहला आप सुनते हैं बहलोल लोधी, दूसरा आप लोग देखते हैं सिकंदर लोधी, और लास्ट आप लोग देख लेते हैं इब्राहिम लोधी। और यही 3 शासकों द्वारा लोधी वंश में शासन किया गया है। और लास्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी हैं। और इब्राहिम लोधी आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है 1526 ईस्वी में। और आपको पता है बाबर के और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा जाता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। और उसी के बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत समाप्त होकर आपके नया एक वंश निकल के आएगा, नई एक सत्ता निकल के आएगी, जिसे आप लोग जानते हैं मुगल साम्राज्य के नाम से। और इस मुगल साम्राज्य को आप लोग देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। आज हम डिस्कस करते हैं गुलाम वंश से पहला, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। देखते हैं कुल कितने शासक हुए हैं, कौन कौन शासक यहाँ पे निकल के आए हुए हैं, कौन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है और कौन से हमने इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने। तो एक बार हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। 5 वंश, टाइम पीरियड कितना है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका क्रम 5 वंशों का। दूसरा आपसे पूछा जाएगा इनका टाइम पीरियड, कब से कब तक शासन किया हुआ है, कौन इसके संस्थापक हैं, कौन वास्तविक संस्थापक हैं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। पहला थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो याद रखिएगा बच्चों, गुलाम वंश है जो आपका गुलाम वंश में कुल आपसे पूछा कितने शासक हुए हैं, तो आप लोग आंसर करेंगे 11 शासकों ने आपका शासन किया है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ आपके नाम पूछे जाते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, और आपके पूछा आता है बलबन,
और लास्ट एक आपसे लास्ट शासक पूछा जाएगा कौन सा इसमें अंतिम शासक है। तो यही आपने एक दो थोड़े बहुत शासक पढ़ने हैं। बाकी जो इनमें से इंपॉर्टेंट अन्य राजाओं से फैक्ट होंगे हम उनको वन लाइनर में ही आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें जानते हैं, पहला जो हम इसमें डिस्कस करेंगे आज वह है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखते हैं आज ऐबक से संबंधित क्या आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ऐबक में जो आपसे पूछा जाता है सबसे पहला कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो उसमें आप लोग आंसर करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यानी पहला क्वेश्चन संस्थापक। दूसरा आप लोग देखेंगे कि किसके द्वारा इसे संस्थापक बनाया गया, तो आप गौरी, यानी गौरी का गुलाम है और गौरी के जाने के पश्चात इसने गुलाम वंश की स्थापना करी। और यहाँ पे जो इसको भारत में केंद्र बनाया गया था या इसको नियुक्त किया जाता है या भारतीय क्षेत्र सौंपा जाता है, वो किसने सौंपा है, गौरी ने सौंपा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है, राजधानी इसकी पूछी जाती कौन सी है, तो आप लोग आंसर करेंगे लाहौर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक की राजधानी लाहौर थी, तो केवल एकमात्र शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी राजधानी लाहौर थी। इसके पश्चात जो आप देखेंगे अगला इल्तुतमिश आएगा, उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर दी है। ठीक, और उसका राजधानी दिल्ली ही रहेगी मुगलों के आने तक। आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब और कहां कराया, तो देखेंगे कि जो राज्याभिषेक हुआ है 1206 में ही लाहौर में किया गया। ठीक, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है एक तुर्की है जो गौरी के गुलाम के रूप में जाना जाता है, और इसके जो नाम का है शाब्दिक अर्थ है, आप बोल सकते हैं कि इसके नाम का जो एक मीनिंग निकलती है वो है आपका चंद्रमा। बट बोला ही जाता है कि इसके नाम का अर्थ चंद्रमा है, लेकिन ये दिखने में बहुत ज्यादा क्या था, बदसूरत था। ठीक, एकदम नाम से विपरीत। बाकी देखिए अपनी काबिलियत के दम पर इसे कुछ टाइटल दिए गए हैं, जैसे पहला आप इसकी टाइटल देखेंगे, उपाधियां देखेंगे, इसे जाना जाता है कुरान खां के नाम से। बोला ही जाता है कि इसने बचपन में ही सारी की सारी कुरान की लाइनें पढ़ ली थी या याद कर ली थी, जिस कारण इसे क्या टाइटल दिया गया है, कुरान खां का टाइटल दिया गया है। अगला टाइटल जो इसे दिया गया है वो है आपका लाख बख्श। और पील बख्श। देखिए लाखों का दान करने के कारण और लाखों हाथियों को दान देने के कारण इसे लाख बख्श और पील बख्श के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श और पीर बख्श की उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग आंसर करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाद में देखते हैं, देखिए ये संस्थापक तो है लेकिन इसने दिल्ली सल्तनत में कभी भी अपने नाम के सिक्के वगैरह नहीं चलाए, ना ही सिक्के चलाए, ना ही कभी ऐसे सुल्तान वगैरह कुछ उपाधि धारण करी। इसकी केवल एकमात्र उपाधि मिलती है जिसे आप लोग जानते हैं मलिक व सिपह सलार। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग जानते हैं मलिक व सिपह सलार के नाम से। अब लेकिन एक चीज और यहाँ से पूछी जाती है आपसे ऐबक के उसमें कि गौरी ने ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था या प्रारंभिक समय में यह किस पद पर नियुक्त था, तो उसमें जो आप लोग आंसर करेंगे वो है आपका अमीर ए आखूर, कहीं कहीं पे आखूद करके भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अमीर ए आखूद पद पे इसके नियुक्त किया जाता है, जिसे आप लोग बोलते हैं अश्वशाला का प्रधान या शाही अश्वशाला का प्रधान। तो इस पद पे इन्हें नियुक्त किया जाता है शाही अश्वशाला के प्रधान पे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली। आप देख रहे हैं कि गौरी का दास है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, गुलाम वंश कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सभी जितने शासक आए किसी ना किसी क्या रहे हुए गुलाम के रूप में रहे हुए हैं।
लेकिन लास्ट में इन्हें दास्ता से मुक्ति मिलती रहती है, या कोई फरमान जारी कर दिया जाता है जिसका गुलाम है, तो उसके वजह से दास्ता से मुक्ति की जाती है। लेकिन देखिए, ये था गुलाम आपके गौरी के, लेकिन गौरी तो मर चुके हैं, इसलिए उनके सगे संबंधियों द्वारा इन्हें दास्ता से मुक्ति दी जाती है। और पूछा जाएगा कि कब दास्ता से मुक्ति दी, तो आप लोग आंसर करेंगे 1208 में इन्हें दास्ता से मुक्ति मिलती है। और इसी समय अंतिम समय में 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते, याद रखिएगा, पोलो या चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिर जाते हैं। आपको पता है पोलो और चौगान घोड़े में आपका बैठ के खेला जाता है, तो उसी में खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। तो पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई है, तो 1210 में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, आप लोग इसका आंसर करेंगे। साथ में इनके निर्माण कार्य से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके या अपने थोड़ा सा नोट्स बना के लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे एक दो पॉइंट और रह गए इसमें से, निर्माण कार्य वाला वो भी देख लेते हैं, और इससे आगे का शासक इल्तुतमिश कल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो इसका निर्माण कार्य में पूछा जाता है, निर्माण कार्य में पूछी जाती है आपसे कुवत, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा, भारत में बनी पहली मस्जिद के रूप में इस मस्जिद को जाना जाता है, जिसको बनाने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और दूसरा जो इसका निर्माण कार्य प्रसिद्ध आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, याद रखिएगा, कुतुब मीनार का बनाने या निर्माण करने का श्रेय भी ऐबक को जाता है, परंतु इसे पूर्ण करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इसके बाद का ही नेक्स्ट शासक है इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा, निर्माण कार्य शुरू किया है ऐबक ने, लेकिन 1210 में मृत्यु होने के कारण इसे पूर्ण किया है आपका किसने, इल्तुतमिश ने। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसने कुतुब मीनार को 5 मंजिला किया था, किसने कुतुब मीनार को 5 मंजिला बनवाया था, तो इसमें आप लोग आंसर करते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं FST, फिरोज शाह तुगलक। और पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसकी याद में ऐबक ने बनाया था, तो याद रखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, एक संत हैं, उनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो अगर बच्चों आपको इस लेक्चर में कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।